स्वागत। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही दिलचस्प और अहम शाखा पर बात करने वाले हैं, काया चिकित्सा। जी। हमारे पास काया चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा और कायाकल्प नाम का एक स्रोत है, जिसमें काफी विस्तार से जानकारी दी गई है। जी। देखिए, काया चिकित्सा असल में आयुर्वेद की इंटरनल मेडिसिन ब्रांच है ना? बिल्कुल, हाँ। तो आज हम इस स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद शरीर के अंदरूनी रोगों को, फिर मानसिक स्वास्थ्य को और यहाँ तक कि एजिंग और सेक्सुअल हेल्थ जैसे विषयों को कैसे देखता है। ये सिर्फ बीमारियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। बिल्कुल, काया चिकित्सा का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। ये सिर्फ आप कह सकती हैं बीमारी का इलाज नहीं है, हाँ, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसे बेहतर करने पर भी जोर देती है। ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अलग-अलग पहलुओं को एक साथ देखा जाता है सही। और कैसे रोगों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, उस पर भी बात की गई है। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे आयुर्वेद में शायद सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, पाचन। स्रोत में इसे अन्नवह स्रोतुदुष्टि विकार कहा गया है। जी, अन्य वह स्रोतस। एक खास बात यह है कि ये पाचन को, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं ना, उसको स्वास्थ्य का केंद्र मानता है। क्या ये अग्नि सिर्फ पेट की आग है या मतलब इससे कुछ ज्यादा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आयुर्वेद में अग्नि का कॉन्सेप्ट सिर्फ पाचन क्रिया यानी डाइजेशन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। इसे शरीर की जो मेटाबॉलिक ऊर्जा है, उसका प्रतीक माना जाता है, जो भोजन को पचाकर उसे शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा और ऊतकों यानी टिश्यूज में बदलने का काम करती है। और माना ये जाता है कि अगर अग्नि ठीक नहीं है, तो शरीर में आम मतलब अनपचे विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। ओहो, आम। हाँ, जो ज्यादातर बीमारियों की जड़ माने जाते हैं आयुर्वेद में। इसीलिए स्रोत में अग्निमांद्य यानी कमजोर पाचन, अजीर्ण यानी अपच, इन सब स्थितियों पर इतना जोर दिया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ पेट खराब होना नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम का गड़बड़ा जाना है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत में कुछ आधुनिक बीमारियों से मिलते जुलते नाम भी हैं, जैसे अम्ल पित्त को जीआरडी से, हाँ, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और ग्रहणी को आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जोड़ा गया है। क्या ये सिर्फ नाम का अनुवाद है या आयुर्वेद इन स्थितियों को कुछ अलग तरह से देखता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, बल्कि ये उन स्थितियों के पीछे के जो मूल कारण है, उनको समझने का एक प्रयास है, कह सकते हैं। अच्छा। जैसे ग्रहणी यानी आईबीएस को सिर्फ आंतों की समस्या नहीं माना जाता, बल्कि इसमें मानसिक तनाव और हाँ, अग्नि की गड़बड़ी का भी बड़ा हाथ माना जाता है। इसी तरह अम्ल पित्त या रिजर्ड में सिर्फ एसिडिटी कम करना लक्ष्य नहीं होता, बल्कि पित्त दोष को संतुलित करना और पाचन अग्नि को सुधारना वो मुख्य होता है। सही। स्रोत में उल्टी यानी छर्दी या पेट फूलना या आधमान जैसी चीजों का भी जिक्र है, जो सब कहीं ना कहीं इसी अग्नि और दोषों के असंतुलन से जुड़े हैं। हाँ। यहाँ तक कि गुल्म मतलब एब्डोमिनल लंप्स या ट्यूमर्स और पेट के गंभीर रोगों का भी उल्लेख है। ये दिखाता है कि पाचन तंत्र को कितनी गहराई से समझा गया था। पेट से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मन की। जैसे पाचन शरीर का आधार है, वैसे ही मन की शांति भी उतनी ही जरूरी मानी गई है ना? बिल्कुल। स्रोत में मनोवह स्रोतस दुष्टि विकार यानी मानसिक और मनोरोग संबंधी विकारों का जिक्र है इसमें। एक दिलचस्प बात यह है कि काम, क्रोध, लोभ जैसे भावों के अतिरेक को भी विकार माना गया है। हाँ, ये आयुर्वेद की एक खासियत है कि वो मन और शरीर को अलग नहीं मानता। तीव्र भावनाएं अगर अनियंत्रित हों तो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती हैं और उन्हें भी एक तरह का असंतुलन ही माना जाता है। लेकिन स्रोत सिर्फ इन भावों तक सीमित नहीं है। सही कहा। इसमें और भी गंभीर स्थितियों का जिक्र है, जैसे उन्माद रोग, अपस्मार रोग जिसे हम मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं जी। और एक दिलचस्प शब्द है अतत्वाभिनिवेश। अतत्वाभिनिवेश, हाँ। जिसे स्रोत ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी या न्यूरोटिक डिसऑर्डर से जोड़ रहा है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? अतत्वाभिनिवेश का शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है जो सत्य नहीं है उसमें अत्यधिक लिप्त होना। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे आयुर्वेद उस मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करता था जहां व्यक्ति मतलब तर्कहीन विचारों या व्यवहारों में फंस जाता है। इसके अलावा चिंता, एंग्जाइटी
निद्रा विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स, मनोअवसाद यानी डिप्रेशन और तनाव से जुड़े विकार, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स, उनका भी वर्णन है। काफी लंबी लिस्ट है ये तो। हाँ, ये सूची काफी विस्तृत है, जिसमें व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं। तो इन मानसिक समस्याओं के लिए आयुर्वेद का नजरिया क्या है? क्या सिर्फ लक्षणों को दबाना है? स्रोत में माध्य रसायन का जिक्र आता है, ये क्या चीज है? मेध्य रसायन, हाँ। हाँ, ये मनोरोगों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मेध्य का अर्थ है बुद्धि या मेधा को बढ़ाने वाला। ओके। तो मेध्य रसायन वो जड़ी बूटियां या उपचार हैं जो मानसिक स्पष्टता, याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ लक्षणों को शांत करने पर नहीं, बल्कि मानसिक शक्तियों को पोषित करने पर केंद्रित है। ये एक तरह से कह सकते हैं ब्रेन टॉनिक की तरह काम करते हैं। अच्छा, एक होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, बिल्कुल। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक समग्र और सकारात्मक दृष्टिकोण है। स्रोत में भूतोन्माद जैसी स्थितियों का भी उल्लेख है, जो पारंपरिक मान्यताओं और मानसिक रोगों के बीच के ऐतिहासिक संबंध को दिखाता है, हालांकि उसे आज के संदर्भ में अलग तरह से समझना होगा। खैर, मन के बाद अब शरीर के अंदरूनी व्यवस्था यानी हॉर्मोन्स पर आते हैं। स्रोत में अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के विकारों की बात की गई है। थायराइड आजकल बहुत आम है। बहुत ज्यादा। और स्रोत में भी अवटुक ग्रंथि यानी थायराइड के कम या ज्यादा काम करने, हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म का जिक्र है। मंदवटुक और तीव्रवटुक कहा गया है। हाँ। और सिर्फ थायराइड ही नहीं, स्रोत में पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड्स यानी अधिवृक्क ग्रंथि, उनके विकारों का भी उल्लेख है। अच्छा, पिट्यूटरी के भी? जी, पिट्यूटरी से जुड़े बौनापन, वामनता, बहुत लंबा कद, अतिकायता या एक्रोमेगाली, विकायता जैसी स्थितियां, और यहाँ तक कि डायबिटीज इंसिपिडिस, उदकमेह का भी जिक्र है। अरे वाह। और एड्रिनल ग्लैंड से जुड़े एडिसन्स रोग और कुशिंग सिंड्रोम जैसी स्थितियों का भी वर्णन मिलता है। इतनी सारी ग्रंथियों और उनसे जुड़ी स्थितियों का वर्गीकरण, ये क्या बताता है? क्या आयुर्वेद में हार्मोन्स की समझ थी उस तरह से जैसे आज है? इस तरह नहीं हुआ होगा जैसा आज होता है, लेकिन शरीर के अंदर विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले जो स्राव हैं और उनके आपसी संतुलन का जो महत्व है, उसे जरूर समझा गया था। अच्छा। ये वर्गीकरण दिखाता है कि कैसे इन ग्रंथियों के काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी पूरे शरीर पर असर डाल सकती है और अलग अलग तरह के रोग पैदा कर सकती है। और उपचार का लक्ष्य भी शायद सिर्फ लक्षणों को ठीक करना नहीं, बल्कि इन ग्रंथियों के कार्य को स्वाभाविक रूप से संतुलित करना रहा होगा। समझ गया। अब आते हैं शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम पर। स्रोत इसे व्याधिक्षमत्व विकार कहता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें मुख्यतः 3 तरह की समस्याएं बताई गई हैं। पहली है व्याधिक्षमत्वहीनता यानी इम्यून सिस्टम का कमजोर पड़ जाना। इम्यूनोडेफिशिएंसी। हाँ, इम्यूनोडेफिशिएंसी, चाहे वो जन्मजात हो प्राइमरी या बाद में किसी कारण से हुआ हो सेकेंडरी। और दूसरी है आत्म प्रतिरोध क्षमत्व विकार, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां शरीर की रक्षा प्रणाली गलती से अपने ही शरीर पर हमला करने लगती है, अपने खिलाफ। हाँ, स्रोत में इसके तहत कुछ ऐसी स्थितियों का वर्णन है जो आधुनिक ऑटो इम्यून बीमारियों से मिलती जुलती लगती हैं, जैसे आमवात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए, या फिर एसएलई, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस, इनसे मिलते जुलते विवरण दिए गए हैं। और तीसरी है अति संवेदनशीलता जन्य व्याधि यानी हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी वाली प्रतिक्रियाएं, जहां इम्यून सिस्टम किसी बाहरी चीज पर जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से प्रतिक्रिया करता है। तो इम्यून सिस्टम की कमी, उसका अपने ही खिलाफ हो जाना और उसकी अत्यधिक प्रतिक्रिया, इन तीनों पहलुओं को अलग अलग समझना, ये दिखाता है कि शरीर की इस जटिल रक्षा प्रणाली पर काफी गहराई से विचार किया गया था। बिल्कुल, ये सिर्फ संक्रमण से लड़ने की क्षमता नहीं, बल्कि शरीर के आंतरिक संतुलन और बाहरी तत्वों के प्रति सही प्रतिक्रिया देने की क्षमता के रूप में देखा गया था। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य, जिसे स्रोत शुक्रवाह स्रोतस विकार कहता है। इसमें किन स्थितियों का जिक्र है? इसमें पुरुष प्रजनन क्षमता और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी कई स्थितियों का काफी विस्तृत वर्णन है। अच्छा। जैसे क्लैब्य, जिसे नपुंसकता या बांझपन से जोड़ा जा सकता है, शुक्राल्पता यानी ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणुओं की कमी, शुक्र दोष यानी वीर्य की गुणवत्ता में कमी, क्षीण शुक्र यानी वीर्य की मात्रा में कमी, ध्वजभंग
इरेक्टाइल डिसफंक्शन ओह, ओके। और कपोरुष्य यानी मेल हाइपोगोनेडिज्म, वंध्यत्व यानी बांझपन का भी उल्लेख है। इतनी सारी अलग-अलग श्रेणियां सिर्फ पुरुष प्रजनन समस्याओं के लिए। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य और यौन क्रिया को व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और जाहिर है वंश वृद्धि के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। इन समस्याओं को सिर्फ शारीरिक कमी के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू भी समझे गए होंगे, ऐसा लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन समस्याओं के समाधान के लिए आयुर्वेद में एक अलग शाखा ही विकसित की गई। आप शायद वाजीकरण की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले स्रोत में गुह्य रोग यानी यौन संचारित रोगों एसटीडीज का भी जिक्र है। हाँ, स्रोत कुछ ऐसी बीमारियों का उल्लेख करता है जिन्हें यौन संपर्क से फैलने वाला माना गया होगा। इनमें फिरंग, जो सिफिलिस से मिलता जुलता है, अच्छा। पुए में, जो गोनोरिया जैसा है, और हर्पीस सिम्प्लेक्स यानी विसर्प जैसी स्थितियों के वर्णन शामिल हैं। ये दिखाता है कि उस समय भी संक्रमण फैलने के तरीकों और यौन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता थी और इन रोगों को चिकित्सा के दायरे में रखा गया था। तो अब आते हैं वाजीकरण पर। इसे अक्सर सिर्फ कामोत्तेजक यानी एफ्रोडिजियाक चिकित्सा समझ लिया जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? वाजीकरण का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ यौन शक्ति बढ़ाने के बारे में नहीं है। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तम संतान की प्राप्ति, प्रजनन अंगों को स्वस्थ और मजबूत बनाना और शरीर की समग्र जीवन शक्ति मतलब वाइटैलिटी और ओज को बढ़ाना। हाँ, ये यौन प्रदर्शन और इच्छा को भी बेहतर करता है, लेकिन वो इसका एक हिस्सा मात्र है। अच्छा, तो ये एक तरह की रिप्रोडक्टिव मेडिसिन हुई, कह सकते हैं। हाँ, स्रोत में इसके इस्तेमाल के बारे में क्या बताया गया है? स्रोत शुद्ध शुक्र यानी स्वस्थ वीर्य की अवधारणा पर बात करता है। ये बताता है कि कैसे वाजीकरण द्रव्य मतलब पदार्थ या जड़ी बूटियां हाँ। पुरुष प्रजनन प्रणाली के विकारों यानी शुक्रवहन स्रोत दुष्टि में बांझपन, क्लैब्य और नपुंसकता, शांढत्व जैसी स्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं। अच्छा। इसमें अलग अलग वाजीकरण योगों मतलब फॉर्मुलेशंस को कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किसके साथ लेना है, जिसे अनुपान कहते हैं, इसका भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। काफी डिटेल्ड है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित और लक्षित चिकित्सा पद्धति है। वाजीकरण की तरह ही एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रसायन। इसका मतलब क्या है? क्या ये केमिस्ट्री वाला रसायन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में रसायन का अर्थ है कायाकल्प चिकित्सा या रिजुवेनेशन थेरेपी। कायाकल्प, रिजुवेनेशन। हाँ, रस का मतलब है पोषण या सार और अयन का मतलब है मार्ग। तो रसायन वो उपचार या जीवन शैली है जो शरीर के सभी ऊतकों यानी धातुओं तक उत्तम पोषण पहुंचाकर उन्हें स्वस्थ और युवा बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा। इसका लक्ष्य है उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, बीमारियों से बचाना और शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाना। सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। तो ये रसायन कैसे काम करता है? स्रोत में इसके कितने प्रकार बताए गए हैं? स्रोत रसायन के सिद्धांतों, उसके उपयोग के संकेतों यानी इंडिकेशंस और उम्र के हिसाब से उसकी खुराक पर चर्चा करता है। इसके कई प्रकार बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि कितना व्यापक कॉन्सेप्ट है। जैसे एक है आचार रसायन। ये किसी दवा के बारे में नहीं बल्कि सही आचरण, जीवन शैली, आहार विहार और मानसिक शांति से जुड़ा है। अरे, मतलब अच्छा व्यवहार भी एक रसायन है? बिल्कुल। फिर है नैमित्तिक रसायन। ये किसी खास जरूरत या बीमारी के बाद शरीर को फिर से ताकत देने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। मेध्य रसायन, जैसा हमने पहले बात की, बुद्धि और याददाश्त बढ़ाने के लिए है। हाँ। फिर शरीर के खास अंगों के लिए भी रसायन है, जैसे कंठ्य रसायन गले के लिए, वर्ण्य रसायन त्वचा के लिए, केशय रसायन बालों के लिए। अच्छा। और एक है व्याधिहर रसायन जो बीमारियों को ठीक करने या उनसे बचाने में मदद करते हैं। स्रोत में साक्ष्य आधारित रसायन मतलब एविडेंस बेस्ड रसायना की बात भी की गई है, जो दिखाता है कि इसके प्रभावों को समझने और प्रमाणित करने का प्रयास भी रहा होगा। ये रसायन की जो पूरी अवधारणा है, ये तो आयुर्वेद के प्रिवेंटिव और हेल्थ प्रमोटिंग पहलू को दिखाती है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ बीमारी आने पर इलाज करने की सोच नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने,
उम्र के असर को कम करने और लंबी स्वस्थ जिंदगी जीने पर केंद्रित है। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है हेल्थ के लिए। और आखिर में स्रोत जीवन के अंतिम पड़ाव की भी बात करता है। जी? जराजन्य विकार यानी बुढ़ापे से जुड़ी समस्याएं, हाँ, वृद्धावस्था संबंधी विकार और इंद्रिय प्रदोषज विकार यानी सेंसरी ऑर्गन्स और कपाल तंत्रिकाओं, क्रेनियल नर्व से जुड़ी दिक्कतें। जी, इसमें उम्र के साथ आने वाली शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का जिक्र है। खासतौर पर स्मृति लोप का उल्लेख है, जिसे स्रोत अल्जाइमर रोग से जोड़कर देखता है। इसके अलावा सुनने, देखने और अन्य इंद्रियों के कमजोर पड़ने जैसी समस्याओं को भी संबोधित किया गया है। ये दिखाता है कि काया चिकित्सा का दायरा जन्म से लेकर बुढ़ापे तक शरीर और मन के लगभग हर पहलू को समेटे हुए है। बिल्कुल, ये जीवन के हर चरण के स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, न कि सिर्फ बीमारियों पर। उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और रसायन और अन्य तरीकों से इस प्रक्रिया को स्वस्थ और गरिमापूर्ण बनाने का प्रयास इसमें दिखता है। तो आज हमने काया चिकित्सा की इस दुनिया में एक अच्छी खासी यात्रा की। पाचन की अग्नि से शुरू करके मन की गहराइयों तक गए, हार्मोन्स के संतुलन को समझा, इम्यून सिस्टम की जटिलताओं को देखा, प्रजनन स्वास्थ्य और फिर वाजीकरण और रसायन जैसी खास चिकित्साओं से होते हुए बुढ़ापे तक की बात की। ये स्रोत वाकई आयुर्वेद की आंतरिक चिकित्सा के समग्र और विस्तृत दृष्टिकोण की एक गहरी झलक देता है। निश्चित रूप से हमने देखा कि कैसे विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्थितियों को न सिर्फ पहचाना गया, बल्कि उन्हें बारीकी से वर्गीकृत भी किया गया। और उनके लिए रसायन यानी कायाकल्प और वाजीकरण यानी प्रजनन चिकित्सा जैसी विशिष्ट पद्धतियां विकसित की गईं। ये सिर्फ रोग का प्रबंधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को बढ़ाना, जीवन की गुणवत्ता सुधारना और लंबी उम्र पाने पर जोर देता है। आज की इस बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए। जिस तरह काया चिकित्सा शरीर और मन को एक मानकर देखती है और रसायन जैसी पद्धतियों से प्रोएक्टिवली, मतलब पहले से ही हेल्थ और लंबी उम्र को बढ़ावा देती है, क्या ये नजरिया आज की मॉडर्न मेडिसिन और जो वेलनेस इंडस्ट्री है उसे कुछ सिखा सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। खासकर जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और हेल्दी एजिंग की बात करते हैं, जो आजकल इतने महत्वपूर्ण हो गए, है ना? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।